पेट शॉप पर काम करने वाली एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी। जैसे ही खाने का ऑर्डर देते हैं तभी उस लड़की की नजर एक लड़के पे लगातार जमी हुई थी। ना वो खाने की तरफ देख रही थी, ना ही दोस्तों की तरफ बात कर रही थी देखकर, बस वो देखे जा रही थी तो एक लड़के को। तभी उसके साथी दोस्त कहती है कि यहाँ तुम खाना खाने के लिए आई हो या किसी को लगातार देखने के लिए आई हो? तभी वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत लड़का, इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं है। वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जाकर इससे बात क्यों नहीं कर लेती हो। वो टेबल से उठती है, जाने के बाद सीधा उस लड़के के पास पहुंचती है और जाकर अपने इजहार कर देती है। कहती है कि पहली नजर का प्यार है, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़का देखा ही नहीं है, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ? वो लड़का उसकी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, क्या मुझे इसकी अनुमति मिलेगी, क्या मुझे इसकी परमिशन मिलेगी? लड़का हाँ कर देता है। इसके बाद ये दोनों उस रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा एक होटल में जाते हैं। होटल में पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। इसमें लड़का और लड़की की दोनों की सहमति होती है। बस यहां से दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, एक बार फिर से यही लड़का दिखाई देता है और वो लड़की उसके देखने के बाद कहती है कि मैं तुमसे फला जगह मिली थी। पुरानी यादों को, पुरानी बातों को जब ताजा करती है तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरा घर यहीं पास में है। बस घर पास में लेके जब जाती है, अपनी मम्मी और पापा से मुलाकात करती है। यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है, ऐसी कहानी जो बहुत भयानक कहानी है। इस कहानी में ना जाने कितनी लड़कियों का रेप भी होता है और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, काटा जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, और उसी का एक शहर लगता है टोरंटो, स्कॉरबोरो। दरअसल यहाँ एक पेट शॉप पर काम करने वाली लड़की की जिंदगी में एक ऐसा हैंडसम लड़का आया था। उस लड़के को हर कोई मुड़ मुड़ कर, रुक रुक कर देखा करता था। पहली मुलाकात के बाद जब उस लड़की ने उस लड़के को देखा तभी कहा कि मेरा घर यहीं पास में है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे घर चल सकते हो? अब जैसे ही वो लड़की और लड़का घर पहुंचते हैं तो लड़की के जो मम्मी हैं, पापा हैं, परिवार के बाकी सदस्य हैं, उस लड़के को देखने के बाद आपस में एक दूसरे से कानों में कानाफूसी करनी शुरू कर देते हैं। सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि ये हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को पास में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे बातचीत की जाती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? लड़की शर्मा जाती है, लेकिन वहां शादी की बात पहुंची ही नहीं थी। तभी वो लड़की सीधा अपने दोस्त के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार को तुम बेइंतहा पसंद आए हो, मैं तो तुम्हें पसंद करती ही थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की ने जब उस लड़के से ये बात कही तो लड़का तब भी खामोश रहा। उसने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। वो बात इतनी अटपटी थी कि किसी को भी सुनने के बाद उस बात पर बेइंतहा गुस्सा आ सकता है और वो उसके साथ अभद्रता, बदतमीजी भी कर सकता है। दरअसल लड़के ने शर्त ये रखी कि तुम्हारी जो छोटी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, मैं तुम्हारी बहन के साथ वैसे ही वक्त बिताना चाहता हूं जैसा तुमने मेरे साथ पहली बार वक्त बिताया था। लड़की प्यार में कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी। लड़की का नाम था कार्ला लीन होममल्का। तो वो अपने उस दोस्त के प्यार में कुछ इस तरह से पड़ जाती है कि उसके कानों तक जो आवाज पहुंचती है, उसकी बहन के साथ जो वक्त बिताने की बात आती है, उस बात पर उसने कोई ऐतराज ही नहीं किया, बल्कि कहा कि कुछ वक्त बीत जाने दो और जब वक्त बीत जाएगा, कोई सही मौका आएगा तो मैं तुम्हारी जो इच्छा है इसे जरूर पूरी करूंगी, यदि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। अब लड़का लड़की जहां मिलते थे, जब मौका मिलता था, बातचीत करते थे, किसी रेस्टोरेंट पर रुकना होता था तो रुकते थे। तभी लड़के ने एक बार फिर से यही सवाल किया कि शादी तभी होगी जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। और वो इच्छा पूरी करने का वक्त था। उसने कहा कि अब की बार जो क्रिसमस डे होगा, उसकी क्रिसमस डे की एक रात पहले ये तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। उसकी बहन, उसकी लगभग 16वां उसका जन्मदिन आने वाला है। उसके जन्मदिन पर ये आपको क्रिसमस डे का बहुत ही खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है। ठीक जैसा उसने वादा किया था, ठीक वैसे ही करती है। 24 दिसंबर 1990 की ये बात है। उसने अपने जो प्रेमी से वादा किया था, उस प्रेमी से वादा करने के बाद घर पे एक पार्टी रखते हैं। पार्टी रखने के बाद वो लड़का घर पे आता है। परिवार के सब लोग, क्योंकि अगले ही दिन क्रिसमस डे का त्यौहार है, पूरे धूमधाम से मनाया जाने वाला था, और एक रात पहले ये अपनी बातचीत करते हैं। जब परिवार के लोग सो जाते हैं तब वो अपनी छोटी बहन को लेकर बेसमेंट में जाती है, अपने प्रेमी को भी लेके जाती है, और साथ ही अपनी उस पेट शॉप यानी कि पालतू जानवरों की दुकान पे जो काम करती थी, वहां से कुछ ऐसी दवाइयां लेके आती है जिनसे पशुओं को बेहोश किया जाता है। वो अपनी बहन को कोल्ड ड्रिंक पे मिलाकर वो कुछ दवाइयां दे देती है, और दवाई देने के बाद इसका जो प्रेमी होता है उसके शरीर के, उसके तन से एक एक कपड़े को अलग करने लगता है। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकते हो,
क्या तुम ये वीडियो बना सकती हो? तभी वहां पर वीडियो कैमरा सेट कर दिया जाता है और अपनी ही सगी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 15.5 साल के आसपास रही होगी, जो अभी 16 साल की हुई भी नहीं थी, अभी उसका 16वां बर्थडे आने वाला था, लेकिन वो अपनी ही बहन की इज्जत को तार तार करा रही थी। जो उसका प्रेमी होता है उसके तन से एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ वो अभद्रता करने लगता है। वो लड़की इस स्थिति में थी ही नहीं कि वो विरोध कर पाती। पूरा का पूरा वीडियो बन रहा था, ये जो बातें कर रहे थे वो बातें भी हो रही थी। लड़की बीच बीच में उसे सजेशन दे रही थी कि ऐसे करिए, ये ठीक रहेगा। जब तमाम तरह की बातें कर रही थी, लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं और लड़की अचानक से उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि जो दवाइयां उसको दी गई थी, उन दवाइयों का सेवन करने के बाद 3 घंटे बाद जब इन दवाइयों का असर होता है तो लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तब इस लड़की के और उसके प्रेमी के, यानी कि जिसका प्रेमी का नाम होता है पॉल के नेथ बर्नाडो, इसकी हालत खराब होने लगती है कि आखिरकार ये जिस काम के लिए आए थे वो काम तो पूरी तरह से बिगड़ने लगा है। तभी पॉल उसे समझाता है कि कुछ करो। तभी उसकी जो बहन होती है कार्ला सीधा फोन करती है 911 पर, और फोन करने के बाद वहां से हॉस्पिटल से टीम आती है। दौड़ते हुए अपनी मम्मी, अपने पापा, भाई बहनों के पास जाती है। जाने के बाद बताती है कि ये बहन है छोटी वाली, जिसका नाम है टैमी होमल्का, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तभी वो कहती है कि इसने कुछ ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए जल्दी से इसका इलाज शुरू कर दीजिए। परिवार को भी वही बात बताई थी, और क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा बहुत ड्रग्स जरूर लेती थी, इसलिए उसे ड्रग्स की बात कहकर लड़की का इलाज जरूर हो जाता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद दम तोड़ देती है, मर जाती है। परिवार वालों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के, बिना पोस्टमार्टम के अपनी लड़की को घर लाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अंतिम संस्कार कराने के बाद अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद ये लड़की, जिसका नाम कार्ला होता है, कार्ला अपने प्रेमी पॉल के साथ यहाँ से इस जगह को, जो अपने माता और पिता की जगह होती है, छोड़कर पोर्ट डलहौजी के एक बंगले में रहना शुरू कर देते हैं। वहां पर किराए पर रहने लगते हैं और सब कुछ इनकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में एक दिन एक लड़की होती है जो कि MM रॉबिनसन्स स्कूल में पढ़ रही थी, जो 9वीं क्लास की छात्रा होती है। वो लड़की अपने घर पर आ रही थी, क्योंकि दिन में आज शोक सभा आयोजित की गई थी, और शोक सभा में जाने की वजह से वहाँ कुछ देर होने की वजह से लड़की घर पहुँचने में थोड़ा रात हो जाती है। और रास्ते में जब ये पॉल आ रहा था, तभी वो 9वीं क्लास की छात्रा, जिसका नाम होता है लेस्ली महाफी, वो रास्ते में मिल जाती है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। वो लिफ्ट देने के बहाने उस लड़की को अपने घर पे लेके आता है, और घर लाने के बाद सीधा अपने जब घर पहुंचता है तो उसकी जो प्रेमिका होती है पहले से ही, कार्ला, वो मौके पे मिल जाती है। और वैसे ही जैसे कि छोटी बहन के साथ हुआ था, लेकिन इस बार उसे कोई नशीली दवाई या नशीली चीज़ नहीं दी थी, बल्कि उसको टॉर्चर किया गया था। उसको कहा गया था कि यदि शोर मचाने की तुमने कोशिश की तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लड़की वो शुरुआत में डर जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ वो गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, वो सारा का सारा दृश्य वीडियो कैमरे में शूट किया जा रहा था, रिकॉर्ड किया जा रहा था, और वो लड़का उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। वक्त बीतता है, जब आंख खुलती है तब वो यही काम कर रहा था। 24 घंटे में जितनी बार भी उसके साथ रेप कर सकता था, जितनी बार वो अपने आप को खुश कर सकता था, वो इसी तरह से उसके साथ लगातार कर रहा था। और लड़की जो 24 घंटे में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो बीच बीच में कह रही थी कि जब मैं घर जाऊंगी तो अपने मम्मी पापा से भी कहूंगी, और अपने पापा को लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार इस तरह की धमकियां दे रही थी, तभी वो उसे गुस्से में आकर कुछ ऐसी भारी वस्तु मारता है जिससे लड़की की मौत हो जाती है। अब लड़की की मौत होने की वजह से उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाए, तभी उसने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसके कुछ हिस्सों को बोरे में भरा और बोरे में गाड़ी में डालता है, और अपने घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक नदी होती है, उस नदी में वो बोरे को फेंक देता है। साथ ही एक तरफ तो ये लड़की के गायब होने की खबर अखबारों में लगातार चल रही थी, लेकिन एक खबर ऐसी और थी जो लगातार अखबारों में आ रही थी। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ रेप जैसी घटनाओं की खबरें आती थी कि यहाँ पर इस शहर में, यानी कि जो शहर होता है स्कारबोरो, इसमें लगातार लड़कियों के रेप की खबरें आ रही थी। तो कुछ दिन इन्हें लगता है कि अगर यहाँ रहेंगे, पुलिस को इस बात का घटनाक्रम का पता अगर चल गया तो पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। इसलिए उन्होंने स्कारबोरो शहर को छोड़ने के बाद यहाँ से सीधा सेंट कैथरीन की ओर रवाना हो जाते हैं। वो इस लड़की से शादी भी कर लेता है। अपनी प्रेमिका से शादी करने के बाद ये दोनों अपने पति और पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, और यहाँ से जब दूर चले जाते हैं सेंट कैथरीन शहर में, एक दिन की बात है साल 1992 में 16 अप्रैल की वो दिन था। एक लड़की होली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर अपने घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि वो लड़की हर रोज पैदल घर से स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। घर की दूरी महज 15 मिनट के आसपास की होती है। तभी लड़का
जो पॉल होता है अपनी कार से जा रहा था और एक एड्रेस पूछने के बहाने इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। क्रिस्टीन से पूछ रहा था कि मुझे एक घर जाना है, क्या तुम मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हो। तभी इस लड़की से एड्रेस पूछ रहा है तो उसका वो अपहरण कर लेता है, उसे अपनी गाड़ी में डाल लेता है, उसके हाथ पैर बांध कर सीधा अपने घर पे लेकर आता है और उसके साथ भी ठीक वैसे ही घटनाक्रम को अंजाम देता है जैसे उसने MM रॉबिन्सन स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा लेस्ली महाफी के साथ करता है। उसकी भी साथ वो रेप करता है, उसकी वीडियो बनाता है। उसकी पत्नी लगातार उसकी वीडियो बना रही थी, बीच बीच में समझा रही थी, सब कुछ वो ऐसे काम चल रहा था। और वीडियोग्राफी होने के बाद जब उससे इसका दिल भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब उसकी हत्या करके उसकी लाश को भी वो वैसे ठिकाने लगा देता है जैसे दूसरे नंबर की लड़की की लाश ठिकाने लगाई थी। एक हत्या पहले अभी कुछ दिन पहले हुई थी, लगभग 9-10 महीने पहले, और एक हत्या और हो जाती है जब ये 2 हत्याएं होती हैं। इसके बाद शहर में लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि लड़कियों का रेप हो रहा है, लड़कियां डर की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तभी उन लड़कियां जो शिकायत करने के लिए थाने में आती थी अपने माता पिता के साथ, तो वो बताती थी पुलिस को कि जो इसके बलात्कार करने वाला व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है, उसका हुलिया कैसा है, वो देखने में कैसा है। और जब इस तरह की बातें चल रही थी तभी अलग अलग लड़कियों से बातचीत के आधार पर एक स्केच तैयार कराया जाता है और स्केच तैयार कराने के बाद वो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया जाता है। एक व्यक्ति इस स्केच को देखने के बाद पुलिस के पास जाता है, जाकर कहता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है पॉल केनेथ बर्नार्डो, जो कि लगभग 22-23 साल का के आसपास का लड़का है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप जाकर उससे एक बार बात करिए। मेरा सिर्फ उस पर शक है कि क्योंकि चेहरा उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जब पुलिस ये बात सुनती है, उस लड़के को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। जितनी लड़कियां अभी तक शिकायत करने के लिए आई थी, हर लड़की के सामने उस लड़के को खड़ा किया जाता है। साथ ही उन लड़कियों की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो DNA सैंपल लिए गए थे उन लड़कियों के, साथ ही जो लड़का ये होता है पॉल, इसके भी DNA सैंपल लिए जाते हैं। ये बात क्योंकि 1990 के दशक के आसपास की है, उन दोनों टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था। DNA होते जरूर थे लेकिन उसकी रिपोर्ट बहुत दिनों के बाद आती थी, लगभग 2-2.5 महीने के आसपास बीत जाते हैं। और जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से मैच कर जाता है कि जितनी भी लड़कियों ने शिकायत की है उन लड़कियों की शिकायत और इसके जो DNA सैंपल है ये आपस में मैच कर गए हैं। और जब मैच कर गए तो तभी उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तभी वो 3 मर्डर का खुलासा भी करता है जिस तरह से मर्डर हुआ था। अभी मर्डर वाली बात आती है तब उसकी पत्नी भी कहीं ना कहीं पुलिस के झमेले में फंस जाती है, पुलिस के रडार पर आ जाती है। पुलिस उस लड़की को भी हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिसके आधार पर उसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके। इसलिए पुलिस ने एक चाल खेली और कार्ला से बात की कि यदि तुम सरकारी गवाह बन जाती हो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी और इसको बहुत बड़ी मात्रा में सजा मिलेगी। तभी वो लड़की जो वीडियो बनाया करती थी, अपनी कैमरे में रिकॉर्ड किया करती थी, उस रिकॉर्डिंग को पुलिस के हवाले कर देती है और कह देती है कि जितने भी इसने अपराध किए हैं, हालांकि वो लड़की ये दावा कर रही थी कि जितनी लड़कियों के साथ रेप हुए थे उन रेप के बारे में से कोई जानकारी नहीं थी, इसको सिर्फ जानकारी थी तो जो हत्याएं हुई हैं उसके ही बारे में जानकारी थी। इन्होंने लाश को कैसे ठिकाने लगाया, उसकी बहन की हत्या कैसे हुई है, ये सब जब बातें होती हैं, मामला कोर्ट पहुंचता है, अदालत पहुंचता है। अदालत में जाने के बाद इस मामले की सुनवाई होती है और इस लड़की को क्योंकि सरकारी गवाह बन जाती है इसलिए इससे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जो पॉल होता है उसको ताउम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। और साल 2005 में इसकी लड़की की सजा पूरी होने के बाद जब ये अपने घर आती है तब एक शादी करती है, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन पति के साथ ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती और पति से तलाक लेने के बाद ये बिल्कुल अकेली रहती है। और जो 3 बच्चे होते हैं इसका पति लेके चले जाता है, लेकिन जो जिसका प्रेमी होता है पॉल जेल में अभी भी आज तक भी सलाखों के पीछे है। और साल 2015 में वो एक किताब लिखता है और जो किताब ए मैन वर्ड ऑर्डर, ये किताब इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाती है कि अमेज़ॉन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है। जब ये लोगों को पता चलती है कि ये उस कातिल ने जो लड़कियों के साथ रेप करता था और कत्ल करता था, उसने ये बुक लिखी है, तब लोगों ने एतराज़ किया और इस किताब को बैन करा दिया गया। दोस्तों, वो व्यक्ति आज भी सलाखों के पीछे है, अपनी ज़िंदगी की बाकी की ज़िंदगी काट रहा है। कोर्ट ने जो उसको सज़ा दी है, कोर्ट का यही कहना है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक सलाखों के पीछे रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।